वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और इसी क्रम में भारतीय संविधान के तहत हमने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया था संविधान के प्रमुख संशोधन और संविधान के स्रोत। आज उसके आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो डीपीएसपी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला तथ्य है भारत के संविधान के भाग 4 में, भारत का जो संविधान है उसके भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आयरलैंड के संविधान में से स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। तो ये आयरलैंड का भी मूल रूप से नहीं है, उन्होंने भी स्पेन के संविधान से ही लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकार के साथ नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। इसके बाद अगला कथन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है। स्रोत क्या है? स्पेनिश संविधान, जहां से यह आयरिश संविधान में आया, और हम लोगों ने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। अगला तथ्य है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। तो आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्वों के कार्यों का वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है, और इसके मुख्य पक्ष क्या क्या होंगे? नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होंगे, यानी अगर इनको लागू करवाना है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार अगर लागू करवाना है, अगर आपको जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, सोने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता आपके मौलिक अधिकार है। अगर ये आपके कहीं पर इनका जो है लागू नहीं हो रहे हैं ये कहीं पर, और ये कहीं पर आपको इनसे वंचित रखा जा रहा है, तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों में दी गई बातें आप लागू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये सरकार का फर्ज है, ये सरकार के कर्तव्य हैं जो सरकार पूरी करेगी समय समय पर, लेकिन इसके लिए आप लड़ नहीं सकते। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं होंगे। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। देश चलाने के लिए इसके जो सिद्धांत हैं मूलभूत हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की जो है एक स्वरूप बताते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे, तो ये राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद अगला तथ्य है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें 1937 के आयरलैंड के संविधान से मिलती है। तो ये वही बात लिखी हुई है जो पहले पढ़ी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। तो ये प्रकृति तो बताया ही है कि न्यायालय नहीं जाएंगे, यानी कि गैर न्यायोचित है इनकी प्रकृति, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। यह सरकार, केंद्र और राज्य एवं स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद अगला तथ्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसलिए इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। इसके आगे देख रहे हैं अगला तथ्य, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान ही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों के लिए जारी किए जाते थे। तो इस तरह के अनुदेश जो है 1935 के अधिनियम में भी देखे गए और फिर उनको व्यवस्थित करके संविधान में लाया गया, लेकिन ये मूल रूप से आयरलैंड से लिए गए। अगला तथ्य है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक और निर्देशक तत्व को जोड़ता है और जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। आर्टिकल 38
86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। संशोधन निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वे बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये जोड़ा गया संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल के प्राथमिक शिक्षा को कहाँ पर ला दिया गया, मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 का में। इसके बाद अगला तथ्य है सहकारी समितियों से संबंधित एक नया संविधान संशोधन आया 97 नंबर का 2011 में, और इसके द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। तो ये सहकारी समितियों से संबंधित था। ग्रैनविले ऑस्टिन का कहना है निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान ही है। संविधान के सलाहकार BN राव ने निर्देशक तत्वों को राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाला बनाया है। तो जिस तरीके से मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के देश के प्रति कर्तव्य है, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य है देशवासियों के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद। तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 37 में इन भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना है। 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। 39 में 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं। 39 का में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ग्राम पंचायतों का संगठन या फिर गठन अनुच्छेद 40 में है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। तो काम का अधिकार कहाँ पर है, आर्टिकल 41 में। 42 में क्या है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दिशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। आर्टिकल 43 में है कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। 43 का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। इसके बाद अगला आर्टिकल है 43 खा और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 बहुत ये रहा विवादों में, इसको याद रखना है। अगला जो आर्टिकल है 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है और इसको फिर मौलिक अधिकार बनाया गया 21 का के तहत। इसके बाद अगला जो नीति निर्देशक तत्व है 46 पर क्या कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 में है पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारने के लिए जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार के कर्तव्य। इसके बाद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन 48 में है। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा दी गई है। 49 में स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है। आर्टिकल 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव और आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद देखे हमने और इसके आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित मामले। ऐसे कुछ मामले रहे, ऐसे कुछ केस रहे प्रसिद्ध जो कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इनको देख लेते हैं। पहला मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का 1967 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह एक शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। इसके बाद अगला जो मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। इन मामलों की आपको डेट याद रखनी है क्योंकि जोड़ी मिलान में ये पूछी गई है पेपर में, कई बार एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है, तो याद रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 का है। केशवानंद भारती मामला 1973 का है। और इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ यानी कि 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो यहाँ पर इस जो ये केस था इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, संसद कर सकती है संशोधन, लेकिन जो किया गया संशोधन है संविधान की मूल संरचना को न बदले। और संविधान की मूल संरचना क्या है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सरकार करेगी।
तो इस तरीके से अब यहाँ पर फैसला कर लिया गया कि मूल अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कहा गया मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद अगला केस देखेंगे, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 का है ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान की किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो संविधान के मूल ढांचे की बात यहाँ पर की गई, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में। तो ये 3 केस थे, तीनों को याद रखना है। इसके आगे निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।